ठीक है, तो चलिए, तो आज जो है वो हम बात करेंगे किसके बारे में। हमारी यूनिट चल रही है कौन सी, बिजनेस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होता क्या है ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स एक हमारा लैटिन भाषा का वर्ड है जिसको हम स्टैटिस्टा से मिलके बना है, जिसका मतलब क्या होता है? स्टेटस और डील विद द क्वांटिटेटिव डेटा। मतलब आपका कुछ डेटा है और डेटा भी ऐसा है जो आपके क्वांटिटेटिव फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें आपको बताने वाली हैं, एक होता है हमारा डेटा और एक होती है हमारी इंफॉर्मेशन। क्या फर्क होता है डेटा और इंफॉर्मेशन में? या हम ये बोलें कि डेटा एक रॉ फैक्ट एंड फिगर होते हैं। मतलब मैं आपको कोई भी डेटा दूं, या जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि बच्चों की मैंने हाइट पूछी एक क्लास में, तो उन्होंने बताया 5.6, 5.4, 5.3, 5.9 और 5.2 और 5.8। ठीक है, ये 6 बच्चों से मैंने आपसे कोई हाइट पूछी है कि भाई उनकी हाइट कितनी है, तो उसमें इन्होंने ये चीज बताई है। इसका एज सच आपको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप इसको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करोगे, आप इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकालोगे, तब तक इनका कोई यूज नहीं रहता है। ठीक है, स्टैटिक्स जो डील करती है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से डील करती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा से डील करती है। ठीक है, और यहां पर क्या है कि एक सिंगल डेटा का कोई यूज स्टैट्स में नहीं होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मान लो इसको मैंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया या इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जैसे मान लो मैक्सिमम हाइट कितनी है 5.9, तो आपने ये बता दिया कि भाई मैक्सिमम जो है इतनी है, मिनिमम कितनी है 5.2। ठीक है, एक आपने एवरेज निकाल दिया। इससे एवरेज में आपने क्या निकाला कि भाई आपने सबको ऐड कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या करते हो कि इससे डेटा को जब आप फर्दर प्रोसेसिंग कर देते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। एक चीज आती है आपकी नॉलेज। नॉलेज क्या होती है? जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो वो चीज आपकी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डेटा होता है। डेटा आपका क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इंफॉर्मेशन होती है। डेटा को जब हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं उससे कुछ वैल्यूएबल चीजें हम कंक्लूजन करते हैं। ठीक है, पहले डेटा को आप रिकॉर्ड करोगे, फिर उसको क्लासिफाई करोगे, फिर उसको समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, कंक्लूजन निकालोगे, रिप्रेजेंटेशन करोगे। ये सारी चीजें मतलब जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आप डेटा में करते हो, तो उसको हम जो वो क्या करते हैं, डेटा को जब फर्दर प्रोसेसिंग कर देते हो तो वो हमारे किस में आ जाता है, वो हमारा आ जाता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, डेटा क्या होता है और आपका इंफॉर्मेशन क्या होता है। अच्छा, एक चीज और कि डेटा जो होता है वो हमारे दो तरीके का होता है। कौन कौन सा डेटा? एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा और एक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? हाँ, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम अपना जब डेटा कलेक्ट करूंगा या जब मैं खुद उसको कलेक्ट करूंगा तो वो मेरा क्या रहेगा, प्राइमरी डेटा रहेगा। तब प्राइमरी मतलब उससे पहले वो डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम वो डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और इसमें रिसर्चर जो है या जो भी पर्सन उसको कलेक्ट कर रहा है वो खुद कर रहा है, अपने पर्पस के लिए कर रहा है। उसमें प्री डिटरमाइंड पर्पस है। हम कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है, बिना पर्पस के हम कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं चलते चलते रोडों पर गिनती गिनने लग जाऊं, बिना पर्पस को तो मैं गिनती भी नहीं गिनूंगा। सिंपल सी बात है। तो जब भी हम स्टैट्स की बात करेंगे, जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेटा जब हम कलेक्ट करेंगे तो उसमें मेरा कुछ ना कुछ पर्पस होगा। उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को कलेक्ट करूंगा। ठीक है, जब डेटा मान लो मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी डेटा। इसका जो है वो एडवांटेज हमारा क्या रहेगा, डेटा ऑथेंटिक रहेगा, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, रेडी टू यूज रहेगा और अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव रहेगा। डेटा की मैनिपुलेशन आपकी नहीं रहेगी, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा आपका, कॉन्फिडेंशियल आपका रहेगा, इजीली आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिसएडवांटेज क्या रहेंगे इसमें, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, मैन पावर आपकी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपके इसमें रह जाती हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई बार हमें डेटा कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे है, तो हमें थोड़ा सा जो वो ट्रैवलिंग में और उसमें हमारा जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारी जो वो उसमें आती हैं जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेकेंडरी डेटा की बात करूं तो सेकेंडरी डेटा हमारा क्या होता है, वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है लेकिन हम उसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। वो डेटा हमने कलेक्ट नहीं करा है, वो डेटा किसी और ने कलेक्ट करा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। अब जब हम सेकेंडरी डेटा की बात करेंगे तो सेकेंडरी डेटा का एडवांटेज क्या रहेगा, जो उसके डिसएडवांटेज थे इसके एडवांटेज बन जाएंगे कि मतलब इसमें टाइम कम लगता है, रिसोर्सेज कम लगते हैं, एफर्ट्स कम लगते हैं, ठीक है, और आपका जो है कॉस्ट इफेक्टिव हमारा रहेगा, रेडी टू यूज हमारा नहीं होता है, ये रेडी टू यूज नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा दिक्कत रहती है इसमें, क्योंकि हाँ उसमें हमें अब हो सकता है कि जो डेटा हमने मतलब लिया है अब वो डेटा कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है ये चीज़ हमें नहीं पता चलती है, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। और हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव उससे फुलफिल ना हो, ठीक है, सामने वाले पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया तो वो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को देख के थोड़ी फुलफिल मतलब वो कराए, उसने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया, तो उसमें हमें थोड़ा सा ये चीज़ देखनी पड़ती है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी आपको यहाँ पर नहीं पता चलती है, सेकेंडरी डेटा है कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी आपको नहीं पता चलेगी, अब डेटा कॉन्फिडेंशियल है सही है गलत है ये चीज़ आपको नहीं पता चलेगी। अब मान लो मैंने डेटा कलेक्ट करा है या नेट पे जो पड़ा हुआ डेटा होता है वो पता नहीं कि कब का डेटा होता है वो, ठीक है, तो वहां पर आप डायरेक्टली पुट टू यूज उसको नहीं कर सकते हो, वहां पे थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आपको, और जब भी आप सेकेंडरी डेटा को आप यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस यूज करनी पड़ती हैं, आप डायरेक्टली जो उसको यूज नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब मान लो मैंने प्राइमरी फर्स्ट टाइम मैंने जब डेटा कलेक्ट किया तो वहां पे मैं डायरेक्टली उसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन सेकेंडरी डेटा जब मैं लिखूंगा, अब मान लो मैंने कोई पिक्चर लिखी कोई ग्राफ लिखा कोई डेटा मैंने दिया आपको, तो कई बार उस पर जो क्वेश्चनिंग हो जाती है कि भाई डेटा आपने कहाँ से लिया, तो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा सोर्स, हमें लिखना पड़ता है सोर्स का मतलब है ये डेटा आपने कहाँ से लिया है, ठीक है, तो उसमें कई जगह मतलब कोई पिक्चर्स वगैरह होती है तो उसके नीचे लिखा होता है सोर्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डेटा हमने कहाँ से लिया, तो वो आप इस क्वेश्चनिंग से बच जाते हैं कि भाई डेटा सही है गलत है क्या है, तो वो डायरेक्टली आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि जब भी हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे हम डेटा को यूज करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। जो पर्सन डेटा को कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो पर्सन डेटा को कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूमरेटर, ठीक है, उस पर्सन को जो रिसर्चर है या जैसे रिसर्चर ने खुद करा है या डेटा जो भी पर्सन हमसे डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूमरेटर बोलेंगे, ठीक है, और जो पर्सन आपको डेटा प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पोंडेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पोंडेंट, ठीक है, रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जो आपको रिस्पॉन्स करेगा आपको डेटा देगा, ठीक है, जैसे कई बार क्या करती है गवर्नमेंट भी अपना डेटा कलेक्ट करवाती है, ठीक है, तो पहले के टाइम में मतलब जो डेटा जो कलेक्ट होता था वो गवर्नमेंट अपना कलेक्ट करवाती थी, क्यों करवाती थी, ताकि वो एक तो पॉपुलेशन को जानकारी रख सके कि भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, और मिलिट्री पर्पस के लिए हम ये देख सके कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो मिलिट्री पर्पस के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो डेटा को नॉर्मल जैसे हम आज यूज करें इस तरीके से यूज नहीं होता था, वहां पे गवर्नमेंट यूज करवाती थी, गवर्नमेंट अपनी जो गिनतियां करवाती थी लोगों की, ठीक है, और दूसरा पर्पस उनका ये था कि भाई वो ये देख सके कि भाई लैंड पे टैक्स लेते थे वो, तो वो ये देखते थे कि हमारा जो लैंड है वो कितनी है लोगों के पास, और उससे रिलेटेड कितना कितना टैक्स बनता है, कितनी कितनी मतलब उन्होंने जो है क्रॉप को ग्रो किया है, कितनी उनकी प्रोडक्शन हुई है, ताकि उसके हिसाब से हम लैंड पे टैक्स हम कलेक्ट कर सके, ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रीवियस मतलब जो है गवर्नमेंट इसी पर्पस के लिए यूज करते थे, मिलिट्री पर्पस के लिए, फिर धीरे धीरे मतलब जो है हमारे नए नए बिजनेस में और नई नई चीजों के लिए उसको यूज करने लग गए, ठीक है। तो जब भी हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो डेटा हमारे कलेक्शन के कई सारे मेथड्स हमारे हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी डेटा को जब आप कलेक्ट करोगे तो उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, इंटरव्यू उसका मेथड हो सकता है, एक्सपेरिमेंट उसका मेथड हो सकता है, ऑब्जर्वेशन उसका मेथड हो सकता है, और क्वेश्चनियर उसका मेथड हो सकता है, ठीक है, तो ये इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, उसको कलेक्ट हम डेटा कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है पब्लिश, एक होता है अनपब्लिश, ठीक है, पब्लिश का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे बहुत सारी जगह पे हमारा डेटा पब्लिश होता है, जैसे वेबसाइट पे, जर्नल पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे, ठीक है, और हमारे आर्टिकल्स हैं और कॉन्फ्रेंस वगैरह हैं वहाँ पे भी चीज़ें हमारी पब्लिश होती हैं, ठीक है, तो उनकी वेबसाइट पे कई बार हमारे जो है ई मैगजीन्स हमारी आती हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हमारा डेटा जो पब्लिश किया जाता है, या बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा डेटा पब्लिश करती हैं, ठीक है, उन पे डायरेक्टली आप ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे वर्ल्ड बैंक है आपका, WTO है, ठीक है, और WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO है, सेबी है, RBI है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा डेटा रिलीज करती हैं, ठीक है, तो इन पे आप डायरेक्टली जो है यहां से भी आप डेटा अपना ले सकते हो, ठीक है। एक होता है हमारा जो है अनपब्लिश फॉर्म में होता है, अनपब्लिश फॉर्म का मतलब क्या होता है
कि आपको वहां पर जो जाके अप्लाई करना पड़ता है उनको बताना पड़ता है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप हमारा डेटा क्यों यूज करना चाहते हैं। तो वो आप जैसे ही आप उनको लगेगा कि हाँ भाई हम डेटा हमारा जो वो इजीली हम दे सकते हैं, तो वो आपसे कुछ जो भी प्रेस्क्राइब फीस जो होती है आप वहां पे अप्लाई कीजिए, प्रेस्क्राइब फीस आप दीजिए वहां पे, और फीस देने के बाद आप डायरेक्टली वहां पर जो है आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीजें हमारी जो वो इसमें कई बार ये चीजें आ जाती हैं। जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसमें कई सारे हम क्या करते हैं, उसको हम डेटा को अरेंज करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, और सीक्वेंस करने के बाद टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। या मतलब जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, लेट्स से मैंने 1000 पीपल से मतलब जो है डेटा मैंने अपना कलेक्ट किया, लेकिन जब मैंने डेटा कलेक्ट किया तो डेटा को अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ टेबुलर फॉर्म में या कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो मेरा कॉम्प्लेक्स डेटा है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए, इजी टू यूज हो जाए, रेडी टू यूज हो जाए। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने कुछ ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि हम उसको आगे कुछ इंफॉर्मेशन उससे कंक्लूड कर सके। ठीक है, अब मान लो क्लास इंटरवल बनाए मैंने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से मैंने क्या करा, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इस तरीके से मैंने उसको क्या किया, अपना उसको टेबुलर फॉर्म में बनाया। ये क्या होते हैं, मेरे क्लास इंटरवल होते हैं। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं लोअर लिमिट और इसको मैं बोलता हूं अपर लिमिट। ठीक है, अगर मुझे क्लास साइज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये चीजें अपनी कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो जब डेटा को हम कोई इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कुछ चीजें हम उसको अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए जब डेटा को फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी इसमें आगे आ जाती हैं। हम इससे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इससे मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इससे जो है मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, हम और भी कई सारी इंफॉर्मेशन इससे रिट्राइव कर सकते हैं। हम जो जैसे डेविएशंस हैं या आपके जो डिस्पर्जन है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू भैया, आप ही हमारा सहारा हो। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीजें हैं इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेंट्रल वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, जिसके थ्रू हम ये कह देते हैं भाई ऑन एन एवरेज हमारा जो डेटा है वो इसी के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको हम एवरेज भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे तीन तरीके के, एक होता है मीन, एक होता है मोड, और एक होता है मीडियन। ठीक है, या मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये तीन तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो मीन होता है वो हमारा जो है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। वैसे तो अर्थमेटिक मीन सिंपल, और आपका वेटेड मीन, ये जो होता है वो आपका अर्थमेटिक मीन का ही टाइप होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों जो है वो हमारे मीन के टाइप हैं। और जो मीडियन है और जो मोड है ये आपका अलग है। ठीक है, इसमें एक चीज आप नोट डाउन कर लो यहां पे, कि जो अर्थमेटिक मीन है इसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो मीडियन है और जो मोड है इसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज। कई बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपका ये जो मीन है वो हमारा कौन सा, जो मीन को हम क्या बोलते हैं, और जो मीडियन है और जो मोड है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो मीन है उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मीन या मैथमेटिकल एवरेज, और जो मीडियन है और जो मोड है इसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज। ठीक है, इसको पोजिशनल क्यों बोलते हैं, इसको पोजीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इसमें कोई वैल्यू ऐड हो जाती है या कोई वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज मीन की अगर मैं बात करूं तो मीन से इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें कोई वैल्यू अगर आपकी ऐड हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो उससे आपका जो है मीडियन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है और आपकी जो मोड है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, आपको सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ आया। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज से ही होता है, जिसमें हम ये तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, और जब हम मीन को कैलकुलेट करेंगे तो मीन में तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जब अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे तो इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है सिंपल मीन, एक होता है वेटेड एवरेज मीन। ठीक है भाई, समझ आ गया यहां तक आपको। चलिए, तो हम बात करते हैं मीन की।
जहां पर हम मीन का मतलब ही एवरेज से होता है, ठीक है। नॉर्मली हम मीन को हम एवरेज कंसीडर करते हैं, और यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल एवरेज हम इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वो एवरेज होता है जिसमें आप क्या करोगे, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब ये एक्स क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। जैसे मान लो जितने भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उन सबको आप क्या करो, सम अप करो, और सम अप करने के बाद आप क्या कर दो, उसको एन से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका कोई नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मान लो ये कोई नंबर है आपके, ठीक है। अब इसका एवरेज कैसे निकालोगे, इसको आप क्या करो, सबको आप ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद आप जो वो 6 से डिवाइड कर दो। तो सिंपल सी बात है, आपका ये जो है इससे आपका मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला क्या है आपका, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये सिग्मा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहां पर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो एन कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। और एक्स, सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, जितना भी आप यहां पर इसको टोटल करोगे, ठीक है, 5 6 और 7 8 9 10, इनको आप ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 6 कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है। एक्स बार का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो इसमें अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हो तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप क्या करोगे, एक्स और एफ को जो है वो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहां पर जो एन है उसकी जगह आप क्या ले लोगे, उसकी जगह आप क्या ले लोगे, सिग्मा एफ। एफ का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक्स और एफ का मतलब क्या होता है, एक्स तो आपके नंबर होते हैं और एफ उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसके थ्रू भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। एक होती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब क्या होता है, जो आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं। मान लो आपको क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, इस तरीके से गिवन है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में आपको एक्स गिवन नहीं होगा, वो आपका कैसे निकलेगा, वो आपका क्लास इंटरवल से जो साइज होता है उससे निकलेगा, मतलब मिड वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। तो वहां पर इन चीजों को आप कैलकुलेट करोगे, बाकी जो चीजें हैं वो आपकी एज इट इज ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन होगी, एक्स गिवन नहीं होगा, एक्स की जगह आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो क्लास इंटरवल से पहले आप एक्स निकालोगे, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ का टोटल कर दोगे, तो इससे ये चीज आपकी निकल जाती है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एवरेज इज डिफाइंड एज द अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द होल फिगर। मतलब एक सिंगल वैल्यू हम ऐसी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल वैल्यू को हम ऐसी कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे क्या करेगी, ऑन एन एवरेज सारी वैल्यूज को जो वो कंसीडर करेगी और बताएगी कि भाई किस तरीके से हम इन चीजों को कंसीडर करेंगे। मतलब एक सिंगल वैल्यू कंसीडर कर देना, सिंगल वैल्यू निकाल देना, जिसके थ्रू हम ये बता सके कि भाई इनका जो एवरेज है, जो मीन है, वो मीन पोजिशन हमारी ये है, ठीक है। एवरेज इज फ्रीक्वेंटली यूज रेफर्ड एज अ मेजर टू सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि ये जो है एक टू एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में, मतलब जो है ये ना तो हमारा जैसे एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, इनके बीच में कहीं पर लाई करेगा, मतलब इसके मिड वैल्यू के आसपास में कहीं पर भी लाई करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको जो वो एवरेज को हम जो वो सेंट्रल टेंडेंसी की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला, इन फिजिकल सेंस अर्थमेटिक मीन कैन बी थॉट और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जैसे हमारा कोई भी मतलब सर्कल है, हमारा सर्कल का एक सेंटर होता है जिसके थ्रू हमारा जो सर्कल है पूरा, उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल हम कह देते हैं। ऐसे ही हमारा जो एवरेज होता है वो भी हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसके थ्रू हम ऑल एल एवरेज मतलब जो सारी चीजों को हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो यहां पर मैं 3 वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन, या इसकी जगह मैं सिंपल मीन भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल में कैसे कैलकुलेट करूंगा, नॉर्मल में ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसके हिसाब से मैं चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूं।
अब यहां पर जितनी भी चीजें हैं उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैं ज्योमेट्रिक मीन यूज करूंगा, अर्थमेटिक मीन यूज करूंगा, हार्मोनिक मीन यूज करूंगा या वेटेड मीन यूज करूंगा, तो उसके हिसाब से मैं अपनी चीजों को यूज कर सकता हूं। ये मेरे पर्पस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कौन सी चीजों को यूज करता हूं। ठीक है, तो जहां पर लॉगरिथम, जैसे लॉग टेबल जहां पर आ जाती है, वहां पे मैं जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को यूज कर सकता हूं। ठीक है, और जहां पे जैसे हमारा वेदर फोरकास्टिंग वगैरह है या और आगे न्यूमेरिकल डेटा है, तो उसके लिए हम हार्मोनिक मीन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमारा जो है अर्थमेटिक मीन मैंने आपको बता दिया कि जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इससे आप कैलकुलेट करोगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा दो तरीके से होगा, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेज अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन तो आप ऐसे ही निकालोगे, जैसे आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। और वेटेड मीन कैसे निकालोगे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय, हाँ, जैसे हम फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना, जैसे फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही बाकी जो है वो ये चीजें हम ऐसे ही निकालेंगे। मतलब पहले आपको वेट असाइन किए होंगे, वेट को आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, हर एक आइटम के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद जो भी उनका टोटल होगा उसके उसके साथ में आप उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो वेटेज एवरेज मीन पता चल जाएगा, और ये हमारा नॉर्मल मीन होता है। तो उससे हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये चीजें हमारे कैसे कैलकुलेट होंगी। ठीक है, चलिए, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है। देखिए क्या कहता है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। क्या मतलब है इसका, हाँ, मतलब अगर हम मीन पोजीशन से डेविएशन देखते हैं, मतलब मीन पोजीशन से हम सारे नंबर्स को माइनस कर दें और उनको हम ऐड कर दें, तो वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि मीन पोजीशन हमारी निकली ही इसलिए है कि कुछ नंबर उससे ऊपर रहेंगे, कुछ नंबर उससे नीचे रहेंगे, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। कई बार ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती है एग्जाम में कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। क्या कहता है, हाँ वो आगे आएगा, वो भी आगे आएगा, वो भी आगे आएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने किसी डेटा का मीन निकाल लिया, मीन आया उसका, मान लो 10 मीन आया, तो कुछ नंबर इससे 10 से ज्यादा होंगे, कुछ नंबर आपके 10 से कम होंगे, तो आप सारे नंबर्स में से 10 को माइनस करो। ठीक है, तो उसमें से जो है इन चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनको आप ऐड करोगे तो वो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। मीन इज कैरेक्टराइज बाय द पॉइंट ऑफ बैलेंस दैट इज सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम इट्स इक्वल टू द सम ऑफ द नेगेटिव डेविएशन। ये मैंने आपको बताया, कुछ आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, कुछ आपके नेगेटिव नंबर होंगे, तो जो पॉजिटिव नंबर हैं आप उनको ऐड करो और जो नेगेटिव नंबर हैं आप उनको ऐड करो, दोनों को आप सम अप करोगे तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आता है, मीन इज अफेक्टेड बाय द बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। यहां पर दो चीजें आएंगी, क्या आएगा, एक तो चेंज ऑफ स्केल आएगा और एक आएगा आपका चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है, पहले हम चेंज ऑफ स्केल की बात करते हैं। स्केल का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या आप डिवाइड कर देते हो, मतलब कांस्टेंट नंबर से, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि कोई भी नंबर है आपका, ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक वहां पे एग्जांपल लिया था 5 6 7 8 9 और 10, मान लो ये नंबर है। अब मैंने क्या करा, सारे नंबर में 2 2 ऐड कर दिए, या सब में मैंने 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया, या सब में 2 2 मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। स्केल का मतलब होता है अगर सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, अगर मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपका यूज होगा चेंज ऑफ स्केल में, प्लस और माइनस यूज होगा चेंज ऑफ ओरिजिन में। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अगर मान लो मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या करो, इसमें जो मीन आपका आया है, मीन को भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब मान लो मैंने जो भी इसका आंसर निकाला, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे नंबर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा दिए। अब क्या करूं, एक तो मेरा तरीका ये है कि मैं सबसे नई वैल्यू निकालूं, दूसरा तरीका मेरा ये होता है कि जो मेरी मीन पोजीशन आएगी उसको भी डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने डिवाइड किया है सारे नंबर्स को मैंने लेकिन ये होगा तभी जब मैं एक कांस्टेंट फिगर से मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ फिगर मैंने 2 से ऐड करी है, कुछ मैंने जो वो मल्टीप्लाई करी है, कुछ मैंने डिवाइड कर दी, तो उसमें ये चीज आपकी अप्लाई नहीं होगी। तो इसने क्या बोला, चेंज ऑफ स्केल अगर आपका होता है तो मीन जो है वो चेंज ऑफ स्केल से भी अफेक्टेड होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन से भी अफेक्टेड होता है। ओरिजिन का मतलब होता है आपका प्लस और माइनस से होता है। अगर मैं सेम नंबर को प्लस कर देता हूं या सेम नंबर को मैं माइनस कर देता हूं तो उससे मेरा क्या होगा कि सेम फिगर जो है वो मेरी एड ऑन इसमें हो जाएगी। अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मीन में भी ऐड कर दो, अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो मीन में भी माइनस कर दो। तो स्केल का मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन से है और ओरिजिन का मतलब आपका प्लस और माइनस से। जो ऑपरेशन आप यहां पर करोगे वही ऑपरेशन आप मीन के साथ में करना, समझ गए? तो ये चीज आप लिख लेना, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल मीन्स इफ कांस्टेंट फिगर इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द all of the observation then you can find out the value with the multiplication or division of the mean, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला मीडियन एंड मोड आर द पोजिशनल एवरेज, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मीडियन और जो मोड होते हैं वो क्या होते हैं, पोजिशनल एवरेज होते हैं। और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, ठीक है। यूज ऑफ मीन इन इंडेक्स नंबर एंड स्टैंडर्डाइज बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें ये निकालना होता है ऑन एन एवरेज हमारे कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग हमारे मरे, या हमारे इंडेक्स नंबर को जब हमें जनरेट करना होता है तो उसके लिए भी हम जो है वो मीन को यूज कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज हमारा जो इंडेक्स नंबर में क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कितनी चीजें हमारी रहेंगी, तो उसके हिसाब से हम इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, इसके जो प्रॉपर्टीज है ये समझ आ गई आपको।